चलिए, अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक बच गया हमारा इसका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अगर एनसीईआरटी में देखा जाए, अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ, ये आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में सेल डिवीजन के बारे में बहुत थोड़ा सा बताया गया है, इतना सा बताया गया है माइटोसिस। भाई माइटोसिस और मियोसिस का जो मेन अंतर है वो ये है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती है, उसमें होता है हमारा माइटोसिस। और अगर एक पेरेंट सेल से चार मेरे पास में डॉटर सेल्स बनते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मियोसिस। तो मेनली इन्होंने बस यही एक डिफरेंस बता रखा है। पहले एक बार हम एनसीईआरटी के डिफरेंस को पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद इस चीज को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले कहता है न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो एंड रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स बार बार नई नई सेल्स बनती रहती हैं। क्यों बनती रहती हैं? कुछ सेल्स भाई ग्रो होती है तो वो ओल्ड हो जाती है, कुछ डेड हो जाती है, या कुछ उनमें इंजरी हो जाती है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ नई सेल्स बनती रहती हैं। सो न्यू सेल्स आर फॉर्म इन एन इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, to replace old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction। और इसीलिए पूरे की पूरी बॉडी को रिप्रोड्यूस करने के लिए भी कुछ सेल्स की जरूरत पड़ती रहती है। The process by which a new cell are made is called cell division। जो प्रोसेस जिससे कोई भी नया सेल बनता है उसे बोलते हैं हम लोग सेल डिवीजन। और जो सेल डिवीजन है, इट्स ऑफ मेनली टू टाइप्स, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। Okay, the process of cell division by which most of the cell divides for growth is called mitosis। So cell division is just not only for the reproduction, it is also for the growth of an individual। तो ग्रोथ के लिए जो सेल डिवीजन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, उसे बोलते हैं हम लोग माइटोसिस। नाउ इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये जो एक सेल थी इसको हमने बोल दिया मदर, और ये दो आइडेंटिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन द ऑर्गेनिज्म। जितने की आपके पास क्रोमोसोम मदर सेल में होते हैं, सेम डॉटर सेल्स में ही उतने उतने क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये हेल्प करती है टिश्यू रिपेयर के अंदर और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म में। नाउ specific cells of reproductive organ or tissues in animal and plant cell divides to form gametes, which after fertilization give rise to offspring। अब कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिसके अंदर गैमेट्स होते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड हो जाती हैं टू फॉर्म गैमेट्स, वो गैमेट्स की फॉर्म में। और गैमेट्स फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होता है। दे डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और वो जो जो रिप्रोडक्शन के अंदर काम होता है वो होता है, उसे बोलते हैं हम लोग मियोसिस, विच इन्वॉल्व टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, जिसमें दो लगातार डिवीजन होते हैं। एक मदर सेल थी, डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में आया, देन नाउ दीज टू डॉटर सेल अगेन डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल्स। दो से फिर दो बने, फिर इससे एक और बन गया। ठीक है, अब ये जो है ये दोबारा दो में कन्वर्ट होंगी, फिर वो दो अलग दो दो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक के चार वाला हिसाब किताब चलता रहता है। यहाँ पे एक से दो मिलते हैं, यहाँ पे हमें एक से चार चार सेल्स मिल जाते हैं। क्लियर? व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस फोर न्यू सेल इंस्टेड ऑफ जस्ट टू। द न्यू सेल्स only have half number of chromosomes than that of the mother cell। जो नई सेल होती है उसके अंदर मदर सेल से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कैन यू थिंक व्हाई द क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल? अभी ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि ये चीज ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। ये इतनी बात समझ में आ गई? ये तो आपको दिया हुआ सिर्फ एनसीईआरटी में थोड़ा सा मजाक के तौर पे कि भैया चलो ठीक है, मियोसिस माइटोसिस के नाम पे आप कर लो, ठीक है। बट हम लोग इससे थोड़ा सा डिटेल में अभी पढ़ाई करते हैं, इसकी एक्चुअल डिटेल में क्या होता है वो चीजें और भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी बोलिए। हार्दिक, मनु, तेजस्विनी, Yes, मृदुल जी, sir. यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Yes, sir. ठीक है जी। एज पर द एनसीईआरटी आपका ये सिलेबस चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको एज अ होमवर्क करना क्या है, ये एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। मेरे को कल चाहिए ये 10 के 10 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर। और अभी हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में अपना, ये आ जाइए क्या नाम है इसका, माइटोसिस एंड मियोसिस।
ठीक है। अब आता है सबसे पहले वर्ड आता है साइटोस्केलेटन। अब ये साइटोस्केलेटन का ध्यान से सुनना, अब ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, ध्यान से सुनना, और जिस भी पॉइंट पे लगे आपको क्या मतलब है सर दोबारा बता दो, आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनते हुए बात करेंगे हम लोग इसकी। सर हाँ जी, हाँ तेजस्विनी बेटा सर ये बोल। 10 क्वेश्चंस करके आपको भेजने भी है क्या पिक्स? बेटा भेज दो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं देख लूंगा कोई गलती वलती तो नहीं करी आप लोगों ने। ओके सर। ठीक है ना, और हाँ ठीक है, बस यही भेज देना आप लोग मेरे को। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा एडवांस इसकी पढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन अभी देखो, अभी ये होता क्या है, साइटोस्केलेटन वैसे ना एक नेटवर्क का, एक पतले पतले धागों का नेटवर्क आप कह सकते हो, ये साइटोस्केलेटन होता है। एक किसी चीज को, कोई भी चीज पतले पतले धागों से जुड़ी हुई बनी हुई हो, उससे बोलते हैं साइटोस्केलेटन। अब ये किस में होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स टू अडॉप्ट ए वैरायटी ऑफ शेप्स and to carry out direct movement depends upon the cytoskeleton. The three principal types of protein filaments, microfilaments, microtubules, and intermediate filaments consist of cytoskeleton. मैंने बताया था cytoskeleton का मतलब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ये एक पूरा से पूरी आप लगा सकते हो बॉडी है किसी चीज की, जो कि एक फाइबर के नेटवर्क से बनी हुई है, एक जाल के नेटवर्क से बनी हुई है। ठीक है, इसको ऐसे लगा लो, जैसे आप लोगों ने देखा है जब आप लोग लोहे के बर्तन साफ करते हैं, तवे वगैरह साफ करते हैं, तो एक हमें लोहे का जामा आता है, देखा है, काले रंग का एक बर्तन साफ करने का एक जामा होता है, लोहे का है उसका। या आप कभी अगर जो स्क्रॉच ब्राइट होता है आपके घर में, उसको ध्यान से देखोगे तो वो एक धागे धागे से का नेटवर्क नहीं लगता वो, कभी देखा ध्यान से आप लोगों ने उसको? तो उसी तरीके से ये भी साइटोस्केलेटन होता है। यस। इसकी सबसे खास बात क्या होती है कि इसके नेटवर्क के स्ट्रक्चर की वजह से इसकी शेप बार बार चेंज हो जाती है। ये किसी भी मूवमेंट में जा सकता है, किसी भी जो है तरफ जा सकता है, डायरेक्ट कर सकता है अपने आप को, एंड इट कैन चेंज शेप ऑल्सो। ठीक है, हमें माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। माइक्रोफिलामेंट्स एक तरीके से लगा लो 8 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी 8 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, बहुत पतले पतले डायमीटर के ये आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। दे हेल्प इन सेल मोशन और इन शेप, ये सेल के मोशन में और शेप में काम आते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारे पास, एक सेकंड रुको जरा, तो माइक्रोफिलामेंट्स इन are 8 nanometer in diameter, and microfilaments are made up of actin like protein। ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं और प्रोटीन का नाम होता है एक्टिन। इसके होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द hollow tubes of diameter 10 raised to the power 20 into 10 power minus 9 25 into 10 power minus 9 मीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, अंदर से खोखली होती है, ट्यूब ट्यूब जैसा होता है, बहुत पतली पतली ट्यूब होती है, जिसका डायमीटर 25 नैनोमीटर के आसपास का होता है, और कंपोज ऑफ ट्यूबलिन। ट्यूबलिन भी क्या होता है, एक तरीके का मटेरियल है, उससे कंपोज होती है, बनी हुई होती है। इनका काम क्या होता है, हेल्प इन मेंटेनिंग सेल शेप को मेंटेन करना, आर इन्वॉल्व इन along with the microfilament for the cell movement। माइक्रोफिलामेंट के साथ में ये सेल की मूवमेंट में काम आती है। कोई भी अगर ये हॉलो होती है, जब ये हॉलो होती है, इसकी वजह से कोई भी इधर से उधर कोई भी इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होनी है किसी चीज की, इधर से उधर पहुंचाना है किसी मटेरियल को, वो ये काम करती है। एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल, किसी भी सेल ऑर्गेनल की मूवमेंट में भी ये काम करती हैं। तो साइटोस्केलेटन समझ में आ गया क्या होता है भाई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है साइटोस्केलेटन। उसमें तीन चीजों की वजह से होता है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट हो गया, अरे यार क्या हो रहा है आज ये, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये बात याद रखना आप लोग। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है जी। अब आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, दे हैव अ डायमीटर ऑफ अराउंड 8 to 10 nanometer, and most of the animals they form a basket around the nucleus and are present at cell junction।
ये सेल के जंक्शन पे जो सेल जो मिल रही है आपस में, सेल और सेल दो जो सेल आपस में मिलती होती है उनके जंक्शन पे बनते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, ये भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक, चलिए जी, ये हमारा हो गया किसका, साइटोस्केलेटन का। ये क्यों बताना पड़ा, क्योंकि ये सब चीजें हमारी सेल डिवीजन के अंदर काम आएंगी। अब आ जाओ सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन की सबसे खतरनाक चीज सेंट्रोसोम। इसके लिए क्या होता है, ये क्या होता है? Centrosome is the small naked cell organelle found in the cytoplasm near the outer surface of the nucleus. It enclosed of two microcylinders and called centrioles, and two centrioles lie at the right angle to each other. अब देखो क्या होता है, ये है मेरे पास सेंट्रोसोम, ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक सेंट्रोसोम का, जो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ मैं। एक सेकंड देखो, सेंट्रोसोम का एग्जैक्ट डायग्राम क्या होता है वो दिखाता हूँ। एक मिनट, सेंट्रोसोम, एक मिनट रुको जरा। ये एक सेकंड, शेयर क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये देख सकते हो, ये सेल के अंदर सेंट्रोसोम है, ठीक है, सेंट्रोसोम बिल्कुल सेल के बहुत बिल्कुल नजदीक में होता है। ये सेंट्रोसोम के अंदर ये आपके पास दो जो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं एक दूसरे के, ये आपके पास है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स, देख रहे हैं आप लोग सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स। इन centrosomes are microtubes organized ring centers that contain गामा ट्यूबलिन। अब ये गामा ट्यूबलिन क्या होता है क्या नहीं होता, इनको भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि इस तरीके से दो स्ट्रक्चर होते हैं, आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात इतनी? इसमें कोई डाउट है? नो No, सर। sir. ठीक है जी, नो सर। ठीक है। तो सेंट्रोसोम में क्या याद रखना है, इट इज अ स्मॉल नेकेड ऑर्गेनेल्स फाउंड एट द साइटोप्लाज्म नियर द आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के आउटर सरफेस होता है उसके आसपास आपको ये सेंट्रोसोम मिलते हैं, ठीक है। एक सेंट्रोसोम के अंदर हमारे पास में दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। इन प्लांट सेल centrosomes is absent and polar caps perform the function of centrosome। प्लांट सेल में, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रख लेना पार्ट। प्लांट सेल के अंदर आपके पास क्या होता है, ये नहीं होता। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते, प्लांट सेल के अंदर पोलर कैप काम करती है सेंट्रोसोम का, याद रहेगी वाली बात। सर पोलर कैप्स क्या होता है? पोलर कैप प्लांट सेल के अंदर होता है, वो सेम काम करता है जो कि हमारा सेंट्रोसोम काम करेगा किसमें, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट Yes, इसके sir. अंदर? ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ पे सेंट्रोसोम्स के काम क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये स्पिंडल फाइबर्स का काम बनाने का काम करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स एक तरीके का पतला पतला सा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसमें सेल डिवीजन में, जब मायोटिक सेल डिवीजन होता है, मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, इसमें बनता है ये। और इनका जो मेन काम होता है मूविंग और सेग्रीगेटिंग ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम्स को अलग अलग करने में और सेग्रीगेट करने में काम आते हैं, करते हैं ये। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट इसके अंदर? कोई दिक्कत है इसके अंदर? No, sir. ठीक है जी।
पहला हमारे पास क्या गया, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रीओल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये जो लाइनें दिख रही है ना आपको, ये है स्पाइंडल फाइबर, ये वाली लाइन जो दिख रही है, ठीक है, ये स्पाइंडल फाइबर बनाने में काम आता है। उसके बाद आता है सेंट्रियोल आल्सो प्रोड्यूसेस बेसल बॉडीज दैट फॉर्म सीलिया एंड फेजुला। सीलिया एंड फेजुला दो ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसी की सेल की मूवमेंट में काम आती हैं ये, ठीक है। तो बेसल बॉडीज एक तरीके से हो गया आपका मूवमेंट में काम आने वाली चीजें। ये प्रोटीन होता है, ये भी एक तरीके से प्रोटीन से ही बनती है बेसल बॉडीज, ठीक है। और जो क्या करेंगी, सीला और फ्लैजेला को बनाएंगी, जो कि मूवमेंट होता है। सीला एंड फ्लैजेला आर द थ्रेड लाइक extensions used for the locomotion, that is movement, and the emerge as from the basal body। जो मेन बॉडी है उससे एमर्ज होती हुई लोकोमोशन के लिए चीजें ये इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे क्लियर, इसमें कोई डाउट है सेंट्रोसोम के अंदर? जल्दी बताइए। ओके जी, तेजस्विनी एंड मनु क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, हार्दिक। अब हम शुरू करते हैं सेल डिवीजन। एक्चुअल सेल डिवीजन क्या होता है? Now cell division was first observed by Negley in plant cell। ये साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। एंड इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय प्रीवोस्ट एंड डुमास इन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ए फ्रॉग। सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग ऑफ फ्रॉग में करा गया और प्लांट सेल के अंदर 1842 में जो है इन साइंटिस्टों ने इसके बारे में पता लगाया। अब सेल साइकिल क्या है? It is a series of programmed cyclic change by which the cell duplicates its contents and divides into two daughter cells। अब सेल साइकिल क्या है? ये एक तरीके से एक आपका प्रोग्राम साइकिल है, मतलब एक तरीके से एक चेन है, एक प्रोग्राम पहले से ही बता रखा है, भाई ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक आपका प्रोसेस है ये, जिसके अंदर जो सेल होगा वो अपने कंटेंट को डुप्लीकेट कर लेगा, अपने उस जैसे कंटेंट को दो चीजों में बांट लेगा, बिल्कुल सेम टू सेम चीजें करके। ये एक तरीके से कह दो कि भाई जैसे आपसे कह सकते हो कि भाई अगर आपका साल शुरू होता है स्कूल के अंदर, पहले 1 महीने क्लास लगेंगी, फिर एक पेपर हो जाएगा, फिर 2 महीने की छुट्टी हो गई, फिर पेपर हो गया, फिर क्लास लगी, फिर पेपर हो गया। तो आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह ये सब चीजें क्या पहले से ही प्रोग्राम्ड होती हैं चीजें, ये एक चेंज आपका पहले से ही प्रोग्राम है। इन सिमिलर मैनर सेल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ प्रोग्राम साइक्लिक चेंज by which the cell duplicates its contents and divides into daughter cell। और जो सेल है वो अपने उसमें डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है जी, अब ये दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। भाई सेल साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हॉवर्ड एंड प्लैक, ठीक है, एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस। किसी भी सेल के दो डिवाइड होने के दो मेन फेजेस हैं। एक होता है लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है, और दूसरा होता है शॉर्ट डिवाइडिंग एम फेज, जिसको बोलते हैं हम लोग मायोटिक फेज। शॉर्ट डिवाइडिंग एम होता है एम फेज, या फिर लॉन्ग डिवीजन, ये दो टाइप के होते हैं। अब यही हर एक फेज भी छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग फेज, लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज, जो फर्स्ट फेज है, जिसको हम लोग इंटरफेज और प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। वो कैसे होता है? वो होता है 3 चीजों में डिवाइड, G1, S, G2, ठीक है। सेल साइकिल का मतलब दोबारा सुन लीजिए, सेल साइकिल का मतलब है ये एक प्रोग्राम साइक्लिक चेन होती है, एक प्रोग्राम साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिससे कि कोई भी सेल अपने सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करके दो डॉटर सेल के अंदर बना लेती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डुप्लीकेट कर देती है। ऐसा नहीं होता कि एक चीज है उसको बांट दिया उसने, उसने डबल डबल कर लिया हर एक चीज को, और फिर दो अपनी डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये जो डिवीजन चलता है, ये दो फेजेस होते हैं इसके। पहला फेज बोलते हैं नॉन लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज, जिसको फर्स्ट फेज भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है शॉर्ट डिवाइडिंग एम फेज, और जिसको हम लोग मायोटिक फेज बोलते हैं। अब ये जो लॉन्ग डिवाइडिंग लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज होता है, ये फेज
तीन चीजों के डिवाइड होता है, इसके भी तीन अलग अलग स्टेप्स होते हैं। नाउ इंटरफेस डिवाइड इनटू फॉलोइंग स्टेप। जो इंटरफेस है वो भी इन फॉलोइंग स्टेप्स में डिवाइड है। उसके जो स्टेप्स हैं डिवाइड होने के, वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका जीवन, फर्स्ट ग्रोथ फेज, देन S2 सिंथेसिस फेज, देन G2 सेकंड ग्रोथ फेज। तो ये इन तीन फेज में डिवाइड होता है। क्या चीज? लॉन्ग डिवाइडिंग नॉन फेज, लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज जिसे हम पहला फेज कहते हैं। ग्रोथ, सिंथेसिस, देन ग्रोथ, इस तरीके से होता है। और जिसके अंदर जीवन सबसे बड़ा फेज होता है, 12 घंटे चलता है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। एक अगर पूरा का पूरा आप देखें साइकिल है तो सबसे पहले जीवन चला, फिर आपके पास में एस आया, फिर G2 आया, फिर M आया। ये इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर आप देख रहे हैं तो। जीवन चला सबसे पहले 12 घंटे, दैट इज ग्रोथ फेज चला, देन सिंथेसिस फेज आया, 8 घंटे डीएनए का सिंथेसिस हुआ, डीएनए का प्रोडक्शन हुआ, चीजों को जो है डबल डबल करते गए। देन फिर G2 फेज आया, G2 फेज के बाद में M फेज आ जाएगा, शॉर्ट डिवाइडिंग फेज। इसके अंदर वो चीजें डिवाइड होकर अलग अलग हो गई सेल। चलिए अब दूसरा फेज बोलता है शॉर्ट डिवाइडिंग M फेज। It is the phase of cell division. It consists of chirokinesis, that is nuclear division, and cytokinesis, that is cytoplasmic division. अब इस शॉर्ट फेज में वो जो 1 घंटे का फेज होता है, इसके अंदर दो टाइप के मेजर डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन होता है न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज न्यूक्लियस का डिवाइड होना, और दूसरा डिवीजन है साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन होना। ये दो टाइप के डिवीजन चलते हैं किसके अंदर? एम फेज के अंदर। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट आया हो तो बताइए पहले, सबसे पहले फटाफट। No. तेजस्विनी और विदुषी No. एंड मनु, नो सर। यहाँ तक क्लियर है? दोबारा रिपीट करने की जरूरत है मेरे को? एक बार ये बताओ। नो सर। ठीक है जी, रिपीट नहीं करता हूं मैं, बस एक बार इतना बताता हूँ। लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज है, उसके तीन फेज होते हैं, G1, S और G2। ग्रोथ, सिंथेसिस, फिर ग्रोथ। ग्रोथ हुई, 12 घंटे तक ग्रोथ चली, फिर जो है उसने जो है 6 से 8 घंटे जो है सिंथेसिस किया, डीएनए वगैरह बनाया, डीएनए वगैरह बना के उसे डुप्लीकेट कर लिया, दोबारा ग्रोथ हुई उसकी 3 से 4 घंटे। उसके बाद में उसने क्या करा? न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, देन उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ। न्यूक्लियर डिवीजन को बोलते हैं हम लोग कायरोकिनेसिस, एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को बोलते हैं साइटोनाइसिस। ठीक है। अब ये जो सर इसका टेस्ट लोगे आप? नहीं, इस ये चीज टेस्ट में नहीं पूछूंगा मैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये टेस्ट में नहीं होगा, टेस्ट में सेल डिवीजन से पहले पहले का होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है जी। अब आ जाओ माइटोसिस। अब ये जो सेल डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, ये होता है 3 टाइप्स का। सबसे पहले आता है माइटोसिस। द टर्म माइटोसिस वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट हुआ था फ्लेमिंग, उसने टाइम दिया। It is also called as a somatic division as it occurs during formation of body cells. जब बॉडी सेल्स बनते हैं तब ये काम होता है। दैट्स वाई इसे बोल देते हैं हम लोग क्या? सोमैटिक डिवीजन। समझ में आई बात? जब बॉडी सेल्स बनते हैं तब ये डिवीजन होता है, तभी इसलिए इसको हमने सोमैटिक डिवीजन बोल दिया। क्लियर? अब सोमैटिक का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, बायोलॉजिकली किसी चीज का फॉर्म होना। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वगैरह में बनती हैं। ये किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू, गैमेट्स के थ्रू, जर्म सेल के थ्रू ये चीजें बन जाती हैं। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट। इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन in which a parent cell divides into two identical daughter cells. Each of them contains the same number of chromosomes as present in the parent cell. ये क्या है? एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि इक्वल इक्वल डिवीजन होता है यहाँ पे। जैसे मान लो सपोज करो एक आदमी था, उसके पास में एक बुजुर्ग आदमी था, उसके पास में 2 प्लॉट थे, उसके पास 2 कार थी, उसके पास 2 घोड़े थे। तो उसने क्या करा? जब डिवीजन हुआ तो एक बच्चे को एक घर दे दिया, एक घोड़ा दे दिया, और एक उसने उसको एक कार दे दी, और दूसरे बच्चे को भी दोनों चीजें दे दी। तो इक्वल इक्वल डिवीजन कर दिया। तो ये क्या इक्वेशनल डिवीजन होता है? इन विच पेरेंट सेल
डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। जो पेरेंट सेल होती है वो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, एंड ईच वन ऑफ देम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। और हर एक के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने की पेरेंट सेल में थे। यानी हर एक सेल के अंदर आधे आधे पेरेंट सेल क्रोमोसोम जाते हैं और आधे वहां से वो डुप्लीकेट कर देता है। ये बात क्लियर हो गई आपको? माइटोसिस के 2 स्टेप होते हैं, कायरोनेसिस एंड साइटोनेसिस। कायरोनेसिस का मतलब हो गया न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोनेसिस का मतलब हो जाता है आपके पास साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जो साइटोप्लाज्म का उसका डिवीजन। ठीक है, अब आता है आपके पास कायरोनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस 4 स्टेप में होता है। ठीक है, पहला स्टेप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये किसका डिवीजन है आपके पास? ये न्यूक्लियस के डिवीजन है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पीएमएटी। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, पीएमएटी। अब कैसे याद करना है इसको? प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है ये। इन दिस क्रोमाटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। जो क्रोमाटिन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो जाते हैं, मिल जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बताए थे मैंने, उलझे उलझे से। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो खत्म होने लगती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है मेटाफेज। Now chromosomes are arranged at the equator in formation and forming a metaphase pellet. अब क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे अरेंज होने शुरू हो जाते हैं, कुछ कुछ इस तरीके से, एक सेल के बिल्कुल इक्वेटर पे जाके अरेंज होने शुरू हो गए। देखिए यहाँ पे आप न्यूक्लियस के अंदर इक्वेटर पे जाके अरेंज हो गए। ये इसको टेढ़ा करके देखिए, ये इसको ऐसे सीधा नहीं, पोल्स पे नहीं, इक्वेटर पे जाके अरेंज हो जाते हैं। इसको इस तरीके से मान के चलिए, ये आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आपको दिखेगा। ठीक है, अर्ली प्रोफेज, ये इंटरफेज हो गया, अर्ली प्रोफेज हो गया। अभी बताते हैं आपको आगे क्या होता है। पहले आ जाइए, मेटाफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज। Now chromosomes are arranged at the equator and forming a meta metaphase pellet. The chromosomes are shortest and thickest at this stage. इस स्टेज पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और थिक होते हैं। And this phase is most suitable for the study of chromosomes. और इस फेज में क्रोमोसोम्स की सबसे बढ़िया तरीके से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो विजिबल होते हैं और बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं किसी भी सेल के अंदर। इसके बाद आता है एनाफेज, द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे एक्चुअली सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और ये शॉर्टेस्ट फेज होता है। द क्रोमोसोम्स आर अपेयर्ड इन डिफरेंट शेप। अब इस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की जो शेप है वो बार बार चेंज होती रहती है। सबसे पहले वो कन्वर्ट होते हैं वी शेप में, देन वो एल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन वो जे शेप में कन्वर्ट होते हैं, एंड एट द लास्ट दे कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एन आई शेप। तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट होते हैं, उसे बोल दिया हमने एनाफेज। और सबसे लास्ट का जो फेज होता है उसे बोलते हैं हम लोग टीलोफेज। इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का रिवर्स होता है, ये बहुत ही शॉर्ट होता है, और यहाँ पे जो क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना था वही क्रोमोसोम दोबारा कंडेंस होकर क्रोमाटिन बन जाता है, उसे बोल दिया हमने टीलोफेज। यहां तक किसी का कोई डाउट हुआ है तो बताओ। हाँ जी, कोई डाउट किसी बच्चे को? विदुषी, तेजस्विनी, मनु, No, sir. कोई डाउट नहीं? यहाँ तक कंप्लीट है, क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है जी। अब इसके बाद आता है साइटोनेसिस। साइटोनेसिस क्या? इट इज रेफर्ड एज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं साइटोनाइसिस या साइटोकिनेसिस बोल दीजिए। Now in animal cells it occurs by the formation of cleavage furrow between the middle of the construction। तो एक काम करते हैं, इसको चलो हम लोग कल पढ़ते हैं, अभी टाइम है नहीं, ये भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, कितना? ये पहले वाला चीज माइटोसिस तक का। ठीक है, ये मैंने आपको भेज दिया है। इसका इस वाले पेज पे इन चीजों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, याद करने की कोशिश करना। जो चीज क्लियर नहीं होती है उसको हम लोग फिर दोबारा देखते हैं। क्लियर? कल पढ़ेंगे हम इसके बाद का बाकी का। ये फिर आ गया कोई है? इसको मैं हटा देता हूँ।
क्लियर हो गया आपको ये वाली बात? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, नो सर। चलो फिर कल इसको करते हैं बाकी की चीजों को। ठीक है, ओके, चलो फिर ओके जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कल हम बाकी का पढ़ते हैं। चलो ओके बाय। तेजस्विनी कोई डाउट तो नहीं आपको? कुछ पूछना है क्या? विदुषी कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। नो सर। तेजस्विनी समझ में आ रहा है ना अब चीजें बिल्कुल? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ओके जी, और अच्छे से आप क्वेश्चन करना सारे के सारे। मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से आपके इन क्वेश्चन के रिप्लाई का। ठीक है, चलो ओके बाय।